तो दोस्तों आज मैं री-ज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के 17th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि सुबारू रॉयल सिलेक्शन के बाकी कैंडिडेट से एमिलिया को बचाने के लिए मदद मांगता है, पर कोई भी उसकी मदद करने को राजी नहीं होता क्योंकि इसके बदले उनका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। सुबारू अकेले एमिलिया को बचाने का डिसाइड करता है कि रास्ते में उसे ऑटो और कुछ मर्चेंट्स नजर आते हैं। वो उनके साथ डील करता है कि वो उनकी कैरेजेस के साथ गांव में पहुंचेगा और गांव को खाली करवाने में वो सभी उसकी मदद करेंगे, बदले में वो उनका सारा सामान खरीद लेगा। सभी मर्चेंट्स एग्री कर जाते हैं और बीच रास्ते में एक फॉग यहाँ फैलने लगता है। फॉग में कैरेज गायब हो जाती है। सुबारू के अलावा कोई भी उस कैरेज को याद नहीं कर पाता और जब सुबारू फॉग में उस कैरेज की तलाश करना शुरू करता है तो कैरेज की जगह उसे एक बड़े से मॉन्स्टर की आंख नजर आती है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है। ये बड़ी आंख वाला मॉन्स्टर इन पर अटैक करने लगता है, पर रैम किसी तरह सुबारू को बचा लेती है। ऑटो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, बताता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि व्हाइट व्हेल है और किसी वजह से तो ये व्हाइट व्हेल बाकी कैरेजेस को छोड़कर इन्हीं की कैरेज का पीछा कर रही थी। रैम ये देख तुरंत उसकी नाक पर अटैक करती है, जिससे वेल थोड़ा दूर होती है। सुबारू कैरेज से गिरता हुआ वेल के मुंह में जाने लगता है, पर रैम उसे वापस से बचा लेती है। ये वेल इनका पीछा करते हुए इनके करीब आने लगती है। सुबारू सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी रैम अपना दिमाग लगाती है। बताती है कि वो सुबारू जितनी इंटेलिजेंट तो नहीं, पर उसे लगता है कि वो इसी मौके के लिए पैदा हुई थी। वो सुबारू को सारे पैसे देकर उसे एक चॉक स्लैम मारकर बेहोश कर देती है और यहाँ कैरेज से छलांग लगाकर व्हाइट वेल को रोकने के लिए निकल जाती है ताकि सुबारू और ऑटो को यहाँ से भागने का मौका मिले। कुछ देर बाद जब सुबारू को होश आता है तो ऑटो से वो रैम के बारे में पूछता है। वो बताता है कि हम दोनों को बचाने के लिए वो व्हाइट वेल को रोकने के लिए उससे फाइट कर रही है। सुबारू ये सुन ऑटो को तुरंत कैरेज वापस मोड़ने के लिए कहता है। बताता है कि हमें रैम को कुछ भी करके बचाना होगा। मैं रैम को मरने नहीं दे सकता, लेकिन ऑटो कहता है कि वो पागल हो गया है। हम दोनों इतने कमजोर है कि उस व्हाइट वेल को एक चोट भी नहीं पहुंचा सकते और साथ ही व्हाइट वेल एक ऐसा जानवर है जिसे पिछला शॉर्ट सेंट भी नहीं हरा पाया था। ये सुन सुबारू होश में आता है। ऑटो बताता है कि हमें रैम के सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज करना चाहिए। ये सुन सुबारू और भी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो रैम के बारे में ऐसी बातें नहीं करेगी। तभी ऑटो सवाल करता है कि आखिर ये रैम कौन है। ये सुन सुबारू और भी ज्यादा गुस्सा होता है। सुबारू ऑटो के मुंह पर तुरंत एक मुक्का मारता है। कहता है कि 2 सेकंड पहले वो रैम की तारीफें कर रहा था कि किस तरह उसकी सेक्रीफाइस के चलते हम दोनों जिंदा बच पाए, लेकिन अब वो कह रहा है कि रैम ही कौन है। ऑटो कहता है कि सुबारू फॉग के चलते पागल हो गया है क्योंकि इस कैरेज में रैम नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। ये सुन सुबारू और भी ज्यादा शौक होता है कि तभी व्हाइट वेल इन पर वापस से अटैक करने के लिए आ जाती है। व्हाइट वेल इनका पीछा कर रही होती। ऑटो कहने लगता है कि मैं कुछ भी करके मरना नहीं चाहता। सुबारू सोचने लगता है कि आखिर ये इन्हीं का पीछा क्यों कर रही है कि तभी उसे व्हाइट वेल के सर पर एक हॉर्न नजर आता है। वो उसे देख समझ जाता है कि ये भी किसी तरीके का एक विच फील्ड है और अगर ये विच फील्ड है तो जरूर उसे सुबारू से विच ऑफ एनवी की बू आ रही होगी, जिसके चलते वो सुबारू की ही कैरेज का पीछा कर रहा है। और जैसे ये बात ऑटो को पता चलती है वो सुबारू को तुरंत कैरेज से नीचे गिरा देता है। बताता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसे मरना होगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। सुबारू का गिरने से एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और फाइनली सुबारू व्हाइट वेल को करीब से देख पाता है। व्हाइट वेल की शक्ल देख वो काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। किसी तरह वो धुएं से बाहर निकल जाता है और व्हाइट वेल अचानक ही डिसअपीयर हो जाती है। सुबारू थोड़ी हिम्मत करके वापस से सफर करना शुरू करता है कि तभी उसे ऑटो की कैरेज नजर आती है। कैरेज में ऑटो तो नहीं होता, पर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने ऑटो की कैरेज पर अटैक किया है। वो तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर विच कल्ट के लोग होंगे, क्योंकि जब सुबारू और रैम भी पिछली मर्तबा कैरेज लेकर यहाँ तक पहुंचे थे तो विच कल्ट के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था और जरूर ऑटो को भी इस बार उन्होंने ही पकड़ लिया था। सुबारू ऑटो की फिक्र ना करते हुए तुरंत कैरेज को लेकर एमिलिया की तरफ पहुंचने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। सुबारू गांव के अंदर पहुंच जाता है। सभी बच्चों से काफी बुरी हालत में देखते हैं और सुबारू गांव में पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। सुबारू की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को रोजवाल की मेंशन में पाता है। राम उसके बराबर में एक बेटी थी। बताती है कि जब वो हमें मिला तो काफी बुरी हालत में था, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, और साथ ही जब से एमिलिया आई है तुमसे काफी नाराज हो रखी है। तुम्हें हील करने वाली एमिलिया ही थी, पर वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या हो और साथ ही मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। सुबारू यहाँ रोते हुए राम को रैम के बारे में बताने लगता है कि रैम ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को व्हाइट वेल से फाइट करते हुए सेक्रीफाइस कर दिया और अब लगता है कि वो मर चुकी है। मैं काफी कमजोर था, उसे बचा नहीं पाया कि तभी राम उसे बीच में ही रोक देती है। बताती है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं किसी रैम को नहीं जानती, आखिर ये रैम है कौन। ये सुन सुबारू शौक हो जाता है। बताता है कि वो उसकी बहन है, आखिर वो अपनी बहन को कैसे भूल सकती है, जिस पर राम बताती है कि मेरी कोई बहन नहीं है। वो फिर पूछता है कि आखिर विच फील्ड से बच्चों को बचाने के लिए जंगल में मेरे साथ कौन गया था। वो बताती है कि सुबारू अकेला ही गया था और बाद में मैंने और रोजवाल ने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया था। सुबारू सुन और भी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि ऑटो और राम दोनों इस तरह किए हैं कि रैम एग्जिस्ट नहीं करती। वो इस बात को प्रूव करने के लिए रैम के कमरे में जाता है, लेकिन देखता है कि रैम के कमरे के अंदर ऐसा कोई सामान था ही नहीं जो रैम को बिलोंग करता हो। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। राम सुबारू को आराम करने के लिए कहती है। बताती है कि जरूर उसके दिमाग में कोई चोट लग गई होगी जिसके चलते वो एलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि रैम जैसी कोई पर्सन यहाँ रहती ही नहीं थी। सुबारू ये सुन और भी ज्यादा शौक होता है। राम के जाते ही वो थोड़ी हिम्मत करके एमिलिया के कमरे में जाता है। उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे मेरे साथ चलना होगा, ये जगह काफी खतरनाक है। लेकिन एमिलिया अपने ही सवालों की उस पर बरसात करने लगती है। कहती है कि वो आखिर फिलिक्स से बिना ट्रीटमेंट करवाए यहाँ क्यों आ गया और साथ ही जब वो यहाँ आया तो इतनी खतरनाक हालत में क्यों गया, उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गई थी। सुबारू कहता है कि आखिर तुम में से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है, जिस पर एमिलिया कहती है कि वो वही बातें कर रहा है जो कि वो कासल में किया था। मैं उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती हूँ और साथ ही अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे बहुत से जरूरी काम करने हैं। सुबारू कहता है कि जो भी काम वो करने जा रही है वो बिल्कुल बेकार रहने वाला है। वो यहाँ मुझे किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। सिर्फ मैं ही हूँ जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन एमिलिया उस पर अभी भरोसा नहीं करती तो जाने के लिए कन्विंस भी नहीं होती। लेकिन जब वो सुबारू की आंखों में देखती है तो उससे सवाल करती है कि आखिर वो इतना दर्द में क्यों है, क्योंकि वो रो रहा है। सुबारू अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं रैम
के सेक्रीफाइस को इस तरह खाली जाने नहीं दे सकता। लेकिन तभी एमिलिया ही सुबरू से सवाल करती है कि आखिर ये रैम कौन है, जिसे सुन सुबरू और भी ज्यादा शौक होता है क्योंकि वो भी बाकियों की तरह रैम को भूल गई है। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग रैम के बारे में भूल जाओ। मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है, मेरा दिल पूरी तरीके से धड़कना बंद कर दे या फिर मेरे मुंह से खून निकलने लगे, मैं तुम्हें सच्चाई बता कर रहूंगा। वो फिर एमिलिया को रिटर्न बाय डेथ के बारे में बताने लगता है और जैसे ही एमिलिया रिटर्न बाय डेथ के बारे में जानती है, टाइम 3-4 सेकंड के लिए रुक जाता है। लेकिन इस मर्तबा सुबरू के दिल में कोई दर्द नहीं होता और तभी सुबरू की नजर एमिलिया पर पड़ती है जो कि अचानक से सांस लेना बंद कर देती है। सुबरू देखता है कि असल में उसकी जगह एमिलिया की यहाँ मौत हो गई है, यानी कि रिटर्न बाय डेथ के बारे में जो भी जानेगा उसकी यहाँ ऑटोमेटिकली मौत हो जाएगी। इस बात को रियलाइज कर सुबरू रोने लगता है और रोते रोते शाम हो जाती है कि तभी बेट्रिस उससे मिलने के लिए आती है। बताती है कि एमिलिया की मौत की वजह से पक के साथ जो उसका कॉन्टैक्ट था वो खत्म हो चुका है और अब पक जल्दी अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लौट रहा होगा, इसलिए मुझे कुछ भी करके मेंशन को पक के हमलों से बचाना होगा। सुबरू बेटिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो मुझे मार डाले, लेकिन बेटिस कहती है कि मैं रोजवाल की तरह नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और ना ही मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ तुम्हारे बीच क्या हुआ है, और अगर तब भी तुम मरना ही चाहते हो तो किसी ऐसी जगह जाकर मरो जहाँ मैं तुम्हें देख ना सकूं। वो दोनों को ही टेलीपोर्ट कर जंगल में छोड़ देती है। सुबरू वापस एमिलिया की लाश के पास बैठ रोने लगता है कि तभी विच कल्ट के लोग आकर उसे घेर लेते हैं। इनके साथ पेट्रिलियस भी शामिल था जो कि सुबरू की तारीफ करने लगता है, कहता है कि मेरे कुछ करने से पहले ही उसने एमिलिया की बॉडी को हासिल कर लिया, अब हम अपनी रिचुअल वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। और तभी सुबरू देखता है कि उसकी कमर में से 2 हाथ निकल रहे हैं और वो एमिलिया की बॉडी को उससे छीनने की कोशिश करता है। सुबरू तुरंत एमिलिया की बॉडी को लेकर साइड में हो जाता है। ये देख पेट्रिलियस काफी ज्यादा शॉक होता है, पूछता है कि क्या तुम मेरे अनसीन हैंड्स को देख सकते हो, जिस पर सुबरू का रिएक्शन देख वो तुरंत समझ जाता है कि हाँ वो देख सकता है। पेट्रिलियस ये जानकर पागल होने लगता है, बताता है कि मेरी अथॉरिटी वाली जो पावर है उसका नाम है अनसीन हैंड्स। मेरे अनसीन हैंड्स को मेरे अलावा कोई भी नहीं देख सकता और साथ ही ये मेरे विच और फैनवी के साथ प्यार की निशानी है और जो भी मेरे अनसीन हैंड्स को देखेगा यानी मेरे प्यार के खिलाफ होगा मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। वो सुबरू के हाथ पकड़ लेता है और नोटिस करता है कि सुबरू एमिलिया की मौत को लेकर काफी ज्यादा उदास है, इसलिए वो एमिलिया की बॉडी के टुकड़े कर देने का डिसाइड करता है। उसकी बॉडी में से बहुत सारे अनसीन हैंड्स निकलते हैं और वो सारे हैंड्स एमिलिया की बॉडी के टुकड़े करने जा ही रहे होते हैं कि तभी पक की यहाँ एंट्री होती है। वो अभी भी अपनी प्रीवियस फॉर्म में ही था, कहता है कि तुम में से कोई भी मेरी बेटी की बॉडी को टच नहीं करेगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।